की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे आपको मथुरा के अंदर अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उतारने पर रोक लगाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार बवाल। और ऐसे में बताएंगे आपको अखिलेश यादव को आखिर हेलीकॉप्टर उतारने से क्यों रोका जा रहा है। दोस्तों क्या है इसके पीछे कारण, क्या बीजेपी को हार के संकेत मिलने लगे हैं, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है, इसको लेकर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आने जा रही है सपा की सरकार, अगर आप भी करते हैं इसका समर्थन तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मथुरा में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले मांड विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय लाठर और प्रचार को आगे बढ़ाते हुए मथुरा भी पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर से आने का पहले निर्णय हुआ था, लेकिन बाद में दोस्तों प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से बवाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अखिलेश यादव भी कहा मानने वाले थे। बाय रोड अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद उनके रोड शो में जोरदार जन समर्थन देखने को मिला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के रोड शो होने की जानकारी जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली, सभी रैली स्थल से अपने अपने गाड़ियों को लेकर रोड शो में शामिल हो गए, जिसके बाद प्रचंड जन समर्थन देखने को मिला। दोस्तों यानी बीजेपी सरकार के दबाव में तमाम तरीके की कोशिश भी विफल हो जा रही है और रोड शो रैली से भी बड़ा हो जा रहा है, रिकॉर्ड टूट जा रही है। एक और जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ पहुंचने के बाद बीजेपी के नेताओं पर फिर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। इसी के साथ में अखिलेश यादव का तंज कहा, पश्चिम में भाजपा पर लगेगा अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का हो रहा है, देश को सही दिशा में ले जाने का ये चुनाव है। आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए नई सरकार का गठन होने जा रहा है और इसीलिए जनता को पूरी तरीके से अब ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी सरकार वापस सत्ता में ना लौटे। उसकी उम्मीदों पर अलीगढ़ का ताला लग जाना चाहिए, यानी बीजेपी वापस नहीं लौटनी चाहिए। जनता को भी अब पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच एक और जानकारी है, जहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को बदनाम करने के लिए फिर से बीजेपी के नेताओं ने अपने फेमस ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज फैलाया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर 14 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कानपुर के बिठूर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुनिंद्र शुक्ला के समर्थन में साइकिल का बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है के नारे लगे। इस तरीके का दावा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। आपको बता दें कि संबित पात्रा जो अमूमन इस तरीके के फर्जी वीडियो को शेयर करने के मामले में आगे रहता है, ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ पर फिर से संबित पात्रा ने फर्जी वीडियो शेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर इस तरीके की जानकारी दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जारी किया जिन्नावादियों का नारा, साइकिल का बटन दबाएंगे, पाकिस्तान बनाना है, इस तरीके से दोस्तों लिखते हुए संबित पात्रा ने ये सब बातें कही और वीडियो साझा किया है, जिसको लेकर जब सोशल मीडिया पर इसकी जांच की गई, जब इसको फैक्ट चेक किया गया, तब ये पता चला कि ये पूरी तरीके से फर्जी है और इस कहीं न कहीं बीजेपी के नेता फिर से फेक न्यूज फैलाकर कैसे भी पाकिस्तान समर्थित गठबंधन के प्रत्याशियों को बताकर चुनाव को जिन्ना के बाद अब हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। और संबित पात्रा जैसा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहा है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लोग अपने पार्टी में इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें दो ट्वीट करने वाले लोगों की तरह कर रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों संबित पात्रा के लिए 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर 10 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले दोस्तों सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर बैन लगने वाला है। पहले चरण के चुनाव से लेकर अंतिम चरण के चुनाव शाम 6 बजे तक कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं आएगा और अब इसको लेकर सभी न्यूज चैनल की तरफ से जो उनके ओपिनियन पोल दिए जा रहे हैं उन सभी पर अंतिम नतीजे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई सारे ओपिनियन पोल के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक ओपिनियन पोल है डीबी लाइव का, यानी देश बंधु लाइव, जो बीजेपी को 144 से लेकर 152 सीटें दे रहा है, समाजवादी पार्टी को 203 से लेकर 211 सीटें दे रहा है, बीएसपी को 12 से 20, कांग्रेस पार्टी को 19 से 27 सीटें दे रहा है। यानी दोस्तों इस ओपिनियन पोल की माने तो समाजवादी पार्टी आसानी से सरकार बना रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर द पब्लिक इंडियन की तरफ से भी कराए गए ओपिनियन पोल के सर्वे ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 133 से 138 सीटें, सपा को 221 से 228 सीटें मिल सकती है, जबकि बसपा को 17 से 21 और कांग्रेस पार्टी को 16 से 20 सीटें मिल सकती है। अन्य को 5 से 9 सीटें और 11 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। इसी के साथ में दोस्तों मेनका गांधी भी सुल्तानपुर के अंदर एक चौपाल लगाकर पार्टी के नेताओं के लिए वोट नहीं मांग रही, बल्कि आम जनता के बीच में जाकर जनता के मसले सुन रही है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी को लेकर न मेनका गांधी
न वरुण गांधी कोई भी वोट मांगने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि महीने में 2 बार क्षेत्र में आकर लोगों की समस्या दूर कर रही हूँ। उन्होंने कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी दौरा किया है, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि अपनी स्थिति को सुल्तानपुर और पीलीभीत में मजबूत करने के लिए दोनों माँ बेटे यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा झटका है कि दोनों अपनी छवि को अच्छा करने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं को अब समझ में आने लगा है कि राज्य के अंदर मेनका गांधी और वरुण गांधी उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे। वहीं पर दोस्तों, तू जानता है मैं कौन हूँ, वर्दी उतरवा दूंगा। प्रयागराज के अंदर बीजेपी के एमएलसी के नाम से ऑडियो हो रहा है वायरल, पुलिस को धमकी देने का ये पूरा मामला है। प्रयागराज के बीजेपी के एमएलसी के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस वाले को गाली दे रहा है और एमएलसी का नाम लेते हुए कह रहा है कि वो वर्दी उतरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यानी बीजेपी सरकार में खुले तौर पर गुंडई चल रही है। वहीं पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता की गैर मौजूदगी में मंच से हुआ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान, नेता को देनी पड़ी अपनी सफाई। उत्तर प्रदेश के चुनाव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और ऐसे में चुनाव में अलग अलग तरह की रोचक खबरें सामने आती रहती है। कभी किसी गांव में किसी नेता का बहिष्कार होता है, तो कभी किसी नुक्कड़ सभा में छुट्टा जानवर घुस जाते हैं, तो कभी नेताओं की मौजूदगी में मंच टूट जाता है, यानी इस तरह की खबरें आती रहती है। एक ऐसा ही बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, आपको बताते चले, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मंच से कई लोगों को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को खुद डिप्टी सीएम ने भगवा, गमछा व माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इन नामों में से एक नाम कौशाम्बी के जिला पंचायत के सदस्य मुनसब अली उस्मानी का भी था, लेकिन बाद में ये पता चला कि मुनसब अली का नाम जबरदस्ती लिया गया है। बकौल मुनसब अली जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त वो कार्यक्रम से दूर सिराथू में ही नहीं मौजूद थे। मुनसब अली कौशाम्बी जिले के पंचायत के सदस्य हैं, जो परास के रहने वाले हैं, और ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे तो ये जानकारी भी नहीं है कि मेरी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जो ज्वाइनिंग की लिस्ट जारी की है, ये साफ तौर पर फेक तरीके से बनाई गई है। यानी दोस्तों, जो नेता बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में जानता ही नहीं है, उसको उस कार्यक्रम में शामिल करा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी बौखला चुकी है और किसी भी उस नेता को अपने साथ में लाने की घोषणा कर दे रही है, जिससे उसका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां विभिन्न तरीकों से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के सीएम चन्नी का फिल्मी अंदाज में पोस्टर शेयर हुआ है, जहां पर काफी तेजी से ये वायरल भी हो रहा है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें सीएम चन्नी तस्वीर के साथ कुछ कैप्शन लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसमें लिखा है कि ईडी रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी कभी नहीं झुकेगा। ये पंजाब का शेर है। आपको बता दें कि चन्नी के यहाँ ईडी के छापे पड़े थे और विपक्षी दलों के नेता लगातार उन पर हमलावर थे, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट कर दिया कि ईडी के छापे पड़े या सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन हम पंजाब के शेर हैं, हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इसी बीच दोस्तों, प्रकाश सिंह बादल की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मुक्तसर से पीजीआई शिफ्ट किया गया है। पंजाब के 5 बार के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल की शनिवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें मुक्तसर से वहां लाया गया था, लेकिन प्रकाश सिंह बादल अभी सबसे ज्यादा उम्र दराज नेता है और ऐसे में दोस्तों उनके सेहत की कामना करते हुए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बबीता फोगाट पर हमला हुआ है। कार पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पहलवान बबीता फोगाट पर कथित तौर पर हमला किया गया। फोगाट का आरोप है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी कार पर लाठी डंडे से हमला किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर मेरठ में भी गोलीबारी हो गई थी। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों बिहार में MLC चुनाव से महागठबंधन में गांठ, RJD से नहीं बनी बात। 24 सीटों पर अकेले उतरेगी कांग्रेस पार्टी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास हर सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं है। रोहतास के अंदर कोई आवेदन सामने नहीं आया। पार्टी के सीनियर नेता भी इस बात को मानते हैं कि उनके पास अभी प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद बिहार विधान परिषद की सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। RJD के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसी बीच दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बसपा ने ख्वाजा शमशुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने संतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि बसपा ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मौसम में टिकट दिया है। इस सूची में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया के 54 विधानसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किए गए हैं। गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमशुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और एक और जानकारी है, जहां पर लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के बेटे का ऐलान कहा। बीजेपी के मंत्री
अजय टेनी के खिलाफ लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव। पिछले साल तिकोनिया गांव के अंदर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नक्षतर सिंह समेत 4 किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना में एक पत्रकार सहित 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, लखीमपुर के धौरहरा इलाके में नामदारपुरवा गांव के रहने वाले नक्षतर सिंह के बेटे जगदीप सिंह ने कहा है और दावा किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उन्हें लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर टेनी को टक्कर देने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया कि मैं धौरहरा सीट से चुनावी मैदान में उतर जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूं और अजय टेनी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। इसी बीच पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, आज इसका ऐलान हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवारी लगभग फिक्स दिखाई दे रही है। और एक और जानकारी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे एक और मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने फिर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इस तरीके से काम किया है, जो अब कहीं न कहीं एक तरीके से बीजेपी नेता की बेइज्जती हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रॉम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत में हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे, जो अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर किस तरीके से विपक्षी पार्टी के लोग अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी के लोग पहले इतने कट्टर वाले बयान देते हैं कि अब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के अंदर भी इस तरीके की भावना देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी को भगवत मान ने दिया करारा जवाब, कहा शराब से जो भी पैसा आएगा, जो भी राजस्व आएगा, उसका विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेज भगवत मान ने शुक्रवार को दिल्ली में सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में शराब दुकानें खोलने के मामले पर बीजेपी नेताओं के सवाल पर करारा जवाब दिया है और कहा है कि जो भी पैसे आएंगे, जो भी रेवेन्यू सामने आएगा, उसका केवल इस्तेमाल जनता के हितों के लिए किया जाएगा। बीजेपी के लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच दोस्तों, भाषण देते देते भावुक हो गए पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा। समर्थकों ने पोंछे हैं आंसू। उत्तर प्रदेश के जालौन में पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा का रोते रोते एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस वीडियो में दयाशंकर वर्मा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वह अचानक भावुक हो गए, रोने लगे, जिसे देखकर कार्यकर्ता उनके आंसू भी पोंछने लगे। समाजवादी पार्टी ने उरई विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी ने बाद में इनका टिकट काटकर महेंद्र कठेरिया को उरई से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। इसी बीच चुनाव लड़ रही किसान आंदोलनकारियों की पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया। दोस्तों, संयुक्त संघर्ष पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के अंदर किसानों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कई सारी सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कानून व्यवस्था, नशा, बेअदबी, नकली शराब, नकली खाद्य पदार्थ पर सख्त कानून बनाने को लेकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम देश बचाने के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार आने के बाद हर किसान को अफीम की खेती को 1 एकड़ का लाइसेंस दिया जाएगा। इसे आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और एक और जानकारी की माने तो यूपी में घर घर शौचालय की हकीकत है। सामुदायिक शौचालय में तो लटके हैं ताले। मंत्रियों के गाँव का भी अधूरा पड़ा निर्माण दिखाई देता है। यूपी में बड़े बड़े दावे करके चुनाव जीतने को लेकर बीजेपी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो ये हकीकत सामने आ रही है कि मंत्री के अपने जिले के अंदर इतनी भयावह स्थिति है दोस्तों की शौचालय से लेकर सामुदायिक भवनों के भी बुरी स्थिति है। और यहाँ तक कि बीजेपी के नेता इन इलाकों में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते, 5-5 साल तक गायब रहते हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद जनता करारा जवाब दे रही है और पूछ रही है कि शौचालय क्यों खराब है, सामुदायिक भवन को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहाँ पर यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी में 500 से लेकर 1000 में काम हो जाता था, लेकिन योगी राज में 20-20 हजार रूपए लगते हैं। कांग्रेस पार्टी में हालात और अच्छे थे। ओपी राजभर की तरफ से ये तुलना की गई है। ओपी राजभर ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आवास के लिए 50,000 रूपए मांगे जाते हैं। एक गरीब आदमी और रिक्शा चलाने वाला आदमी 50,000 रूपए कहाँ से देगा। इसके संबंध में मैंने अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी की थी। मैंने उनसे कहा था कि आप जो योजना भेज रहे हो वो जरा उनका जमीनी आकलन भी कराइए, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों, पुलिस को 20-20, 50-50 हजार रूपए देने पड़ते हैं काम करवाने के लिए, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव के शासनकाल में केवल 500,000 रूपए में काम हो जाता था। ये कहना है राजभर का, जो अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे हैं। उसी के साथ में दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने पिता की बात नहीं मानता, जो अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाया, वो जनता को क्या संभालेगा। इसी बीच दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को मथुरा, काशी और अयोध्या से टिकट नहीं मिल पाया। ऐसा गुजराती दाव चला कि उनको वापस गोरखपुर जाना पड़ा। राजभर ने फिर से योगी आदित्यनाथ के टिकट कटने पर निशाना साधा
साधा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से चुनाव उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या से उनको टिकट दिया ही नहीं गया, उनका टिकट काट दिया गया और गुजराती दांव में फंसा लिया गया योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ में दोस्तों गोली कांड पर बोले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रभक्त नहीं है पर देशभक्त जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने असदुद्दीन ओवैसी पर मेरठ में हुए हमले को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि केवल तर्कहीन कट्टरपंथी ही असदुद्दीन ओवैसी सांसद की हत्या करना चाहेंगे। ओवैसी राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त है। अंतर ये है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे लेकिन वह यह नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है। हमें उनके मुखर तर्कों को पूरी तरीके से जवाब देना चाहिए, न कि बर्बरता के साथ में, यानी तर्क का जवाब तर्क से ही देना चाहिए, गोलीबारी और इस तरीके की बर्बरता से नहीं। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों आरएसएस मानहानि के मामले पर राहुल गांधी की बढ़ेगी मुश्किलें। क्या 10 फरवरी से सुनवाई शुरू होने जा रही है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर भिवंडी में एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई मानहानि की मुकदमे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी से दैनिक आधार पर इसे शुरू करने की इजाजत दे दी है। अदालत को 5 फरवरी इस मामले की सुनवाई के लिए शुरू करनी थी। हालांकि शिकायतकर्ता राजेश कुंते के वकील प्रबोध जयवंत इसे टालने का अनुरोध किया था क्योंकि उनका कुछ काम पड़ गया था जिसके कारण वह शहर छोड़कर जा रहे थे। यानी अब ये मामला 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी को जाना पड़ेगा डेट पर, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात है कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर राहुल गांधी आज भी डटे हुए हैं। इसी बीच दोस्तों सर मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाओ, राहुल गांधी से जनता बोलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने मास्क हटाया और तस्वीरें खिंचवाई भी हैं। इसी के साथ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो एक राजा की तरह काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कि वो जितने भी फैसले ले उसका कोई विरोध नहीं हो, सभी लोग उस फैसले को आसानी से मान जाए। लेकिन ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है और इसीलिए जनता राजा के फैसले का विरोध भी करेगी और उसका तिरस्कार भी करेगी। वहीं पर दोस्तों हरिद्वार के अंदर अपने चुनावी प्रचार प्रसार को और तेज करते हुए राहुल गांधी नजर आए, जिस दौरान उन्होंने हर की पौड़ी पर जाकर पूजा पाठ भी किया है। गंगा के किनारे में पूजा पाठ करते हुए उन्होंने राज्य के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बननेगी ये हुंकार भरी है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने गोरखपुर से, जिससे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में जिस मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, सभी 9 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद उसमें दोस्तों सीने पर 5 गोलियां खाने वाले हैं ख्वाजा शमशुद्दीन, जिनको मैदान में उतारा गया है और अपने इलाके में अच्छे खासे जाने जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ट्राई कॉर्नर इलेक्शन बन जाता है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और तीसरी तरफ बीएसपी के उम्मीदवार है, तो कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों अगर एक मुश्त एक तरफ वोट पड़ेगा तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। वहीं आपको बताते चले कि 2 वीडियो जारी करके कहा कि पंजाब में जातिवाद में पंजाब को बांटने की कोशिश की जा रही है, सिखों को बेइज्जत की जा रही है। सीएम चन्नी पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने जोरदार हमला बोला है। वहीं पर एक और जानकारी की माने दोस्तों तो 2014 के बाद बड़ी अप्रत्याशित महंगाई, कन्हैया कुमार बोले कहा नोटबंदी से देश हमारा तबाह हो गया है, महिला और युवा विरोधी है बीजेपी की केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें। वहीं पर सरकार बनी तो यूपी में कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। सहारनपुर के अंदर मायावती ने कहा कि सपा और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों जनता का भला नहीं कर सकते, किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी पिछड़ वर्ग के लोगों का भला नहीं कर सकते। इनका केवल और केवल एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना और जनता को परेशान करना। इसी के साथ में उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी निशाना साधा है, योगी आदित्यनाथ को भी अलग से अपने निशाने पर लिया है। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि सपा सरकार आने पर मथुरा और मांड की सीटों पर सबसे ज्यादा विकास होगा, दोनों सीटों को हम गोद लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास करके दिखाएंगे, अखिलेश यादव ने ये वादा किया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न कराने के लिए मथुरा रवाना हो गए वाराणसी के 1051 पुलिसकर्मी। आयुक्त ने हरी झंडी दिखा के ये जानकारी दी है और लॉ एंड ऑर्डर को और सख्त करने की भी जानकारी दी है। इसी के साथ में अन्ना हजारे ने नई शराब नीति का विरोध करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरीके से इजाजत नहीं दी जा सकती कि समाज को कुप्रथाओं की ओर धकेला जाए और इसीलिए हम इसका विरोध भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।